अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में तमाम स्थानों पर देखे होंगे कि तमाम शहरों में लगभग हर शहरों में एक स्लम एरिया होता है और जो स्लम एरिया होता है वहाँ के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बच्चों को तो देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन जो स्लम एरिया होता है अक्सर हम देखते हैं कि स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो आने वाले दिनों में या जब उनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी होती है तो कहीं वो नशे के आदी होते हैं या ही उनके पीठ पर एक बड़ा सा थैला होता है जिससे वो अपने घर का और अपने जीवन यापन के लिए तमाम स्थानों पर कूड़े करकट बीनते हैं। लेकिन प्रयागराज में एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जिनसे हम आपसे बातचीत करवाएंगे कि आखिर स्लम एरिया में आकर इन्होंने बच्चों के बीच में शिक्षा की अलग जलाई है। आखिर ये अलग किस तरीके से है, क्या उद्देश्य है इनका और किस तरीके से ये बच्चों में शिक्षा का जो संदेश है या शिक्षा की जो एक अच्छी तस्वीर है वो कह दिया है वो देखने को मिल रही है। तो आखिर क्या उद्देश्य है? हालांकि विवेक जी, जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप इसके बधाई के पात्र और बहुत आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन के इस उद्देश्य को बड़ी सफलता से, बड़ी शिद्दत से आप कर रहे हैं और ये सफलता आपके कदम चूमे। निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोगों ने तमाम वो फिल्मों में देखी है, तमाम हमने अपने आंखों से वो तस्वीरें देखी हैं कि हर शहरों में एक ऐसी जगह होती है जिसको स्लम एरिया का नाम दिया जाता है। और स्लम एरिया में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो सबसे पहले वो नशे के आदी होते हैं, फिर उसके बाद उनके पीठ पे एक बड़ा सा थैला होता है। अब चाहे वो जिम्मेदारियों का थैला कह लीजिए या उनकी मजबूरियों का, वो उसी थैले में तमाम वो कूड़ा करकट बीनते हैं, आके उसको बेचते हैं और तमाम जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ऐसे वो क्रियाकलाप करते हैं। आप स्लम एरिया में इस तरीके से आपने शिक्षा की एक नई अलग जगाई है, क्या उद्देश्य है आपका और किस तरीके से आपने यहाँ पर ये जो कर रहे हैं बच्चों के बीच में शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो कूड़ा बीन रहे हैं और भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और तमाम नशे में लिप्त हैं, तो भारतवर्ष को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आपने कहा ना कि मलिन बस्ती है, यह शब्द चुभता है मुझको कि भाई ये मलिन बस्ती क्यों है। आखिर किसकी जिम्मेदारी थी इनको यहाँ से निकालने की? क्या संविधान इनके लिए नहीं है? तो सब कुछ दिया गया इन्हें, लेकिन जिसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी, जिससे मलिन बस्ती शब्द हटा लेते, जिससे ये कूड़ा करकट, नशा, दारू, शराब ये हट जाता, वह शिक्षा थी। ये शिक्षित इन्हें नहीं किया गया, इनके माता पिता को शिक्षित नहीं किया गया और इसी शिक्षा की अभाव के कारण यह ऐसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैथ्स के एमएससी के दौरान जब मैं अपने हॉस्टल से गुजरता था एमएससी के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, तो मैं देखता था कि सड़क पर जो ट्राई रिक्शा चल रही है, जो पाँव से चलाते हैं, उसके पीछे लोग पोस्टर चिपका रहे हैं बच्चे, सर्प डिब्बे में सर्प लेकर पैसा मांग रहे हैं। दुकानों पर कभी चाय पीने चले गए तो एक छोटा बच्चा चाय लेके आ रहा है। कंपनी गार्डन में वॉक पे चले गए तो वहाँ बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो भारत का भविष्य जो है वह इन बच्चों को क्या गलती है और ये कैसी शिक्षा है जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ले रहा था और मैं इनको देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं उत्पन्न हो रहे थे। तो ये दो विचार मैं पढ़ रहा था और ये विचार उत्पन्न हो जा रहे थे और यही विचार उत्पन्न होते होते मैं इनको देखते मैं व्यथित हो गया और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अपने 16 मित्रों के साथ संडे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कंपनी गार्डन में हम लोग निःशुल्क पढ़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते गए, इनकी व्यथा हम देखते गए तो मन विचलित होता गया और एक क्षण मार्क्स मेरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के कम होते गए क्योंकि मैं समय पढ़ाई पे नहीं दे पा रहा था। और अंत में एक ऐसा दिन आया कि मुझे चुनना पड़ा कि या तो मैं अपनी पढ़ाई कर लूं और या तो मैं इन बच्चों को पढ़ा लूं, क्योंकि जीवन में ऐसी घटना घटी थी मेरे साथ कि मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, मुझे भोजन कराने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद में महीने में 12 दिन भूखे सोता था मैं। तो मेरी जो तकलीफ़ थी, मैंने इन बच्चों के अंदर वो तकलीफ़ देखी और मुझे मालूम था कोई मुझे कुछ दे देता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो मेरा न जाने शायद जीवन का ऐसा संघर्ष ऐसा रहा था
कि मेरा इनसे वो आत्मीय लगाव हो गया। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना था कि मेरे जीवन का क्या होगा। अच्छा, अगर हम कहें तो तमाम ऐसी वो तस्वीरें थी जो आपके अपने जीवन में घटित हुई, कहीं न कहीं उसका भी एक प्रभाव है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जिनको हम अपने जहाँ से हम अपनी पहली शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका भी कहीं न कहीं जो हमने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है वो हमारे संस्कार में या हमारे जीवन में कहीं न कहीं दिखती है। उसका भी कहीं ना आपका जीवन में एक रोल होगा। और आपने स्लम एरिया ही चुना है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है ये तो आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर शिक्षा की अलग जगाई है, आखिर कितने बच्चे हैं? अगर बच्चों की बात की जाए तो ये बच्चे अभी तक किस स्तर पर इनकी जो पढ़ाई है वो पहुंची है? और एक मेरा जो सबसे प्रमुख सवाल है कि आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? चूँकि प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, हालांकि प्रयागराज को पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। हालांकि अगर प्रयागराज की और बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और जिसको जो है पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और ऐसे जगह पे आज आप यहाँ पर हैं, तो बच्चों की क्या उपलब्धियाँ हैं, कैसे आप यहाँ पर आए हैं, मूलतः आप कहाँ के रहने वाले, तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि आपसे बातचीत करने का जो दौर है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं रहने वाला मड़िया हूँ, तहसील डिस्ट्रिक्ट जिला जौनपुर का हूँ। बराई कला गाँव है मेरा। मेरे इस जीवन जीने का जो रहस्य है वो मेरी आदरणीय माता जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं काम कर रहा हूँ। जो संस्कार मैं प्रोफेसर बनने आया था यूनिवर्सिटी में, और मुझे प्रोफेसर न बन के इन बच्चों की पीड़ा से जोड़ दिया, और मैं अपना सारा जीवन इन बच्चों को दे बैठा, और मैं डगमगाया नहीं। आज काम करते हुए मुझे 9 साल हो गए। उसका श्रेय आदरणीय माता जी के बाद मेरी प्रिय पुस्तक भगवद गीता को जाता है, जिसका 18 अध्याय मैंने 28 बार पढ़ा है। और जीवन के मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके एक एक श्लोक ने उस मेरे अनुभव को व्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न आपका कि कितने बच्चों को हम शिक्षित कर रहे हैं। इस समय हम 16 केंद्र संचालित कर रहे हैं। कीड़गंज और मुट्ठीगंज में 11 केंद्र, बाकी 5 केंद्र नैनी में संचालित कर रहे हैं। और इस समय हम लोग 647 बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। अब रहा प्रश्न कि क्या उपलब्धियां रहीं। उपलब्धियां ये रही कि जब मैं अपने मित्रों के साथ कार्य शुरू किया था, तो मित्रों की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी अपने परिवार के प्रति और अपनी उम्मीदों के प्रति। तो वो अपनी जिम्मेदारियों में जब लग गए और जब मैं अकेला पड़ गया, तो मैंने यहीं झुग्गी झोपड़ी के उन बच्चों को जो थोड़े बहुत पढ़ाई में जानते थे, उनको पढ़ाकर उनको टीचर बनाया। और उनसे मैंने कहा कि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि 36 बच्चे इस समय हैं बाल टीचर्स, जो कक्षा 7, 8, 9, 10 के ये बच्चे हैं जो अपने झुग्गी झोपड़ी के 500 से अधिक बच्चों को ये पढ़ाते हैं। तो एक उपलब्धि तो ये रही, जहाँ बच्चे कूड़ा बीनते थे, जहाँ बच्चे भीख मांगते थे, जहाँ बच्चे अपना समय व्यतीत करते थे, नशा करते थे, गाली गलौज करते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, उटपटांग एक्टिविटियों में व्यस्त थे, वहाँ के बच्चे बच्चियाँ न सिर्फ अब उसको छोड़ चुके हैं, बल्कि अपनी झुग्गी झोपड़ी के आसपास बच्चों को भी सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उपलब्धि में दूसरी कड़ी में आता है कि जब मैं यहाँ झुग्गी झोपड़ी में आया था, तो यहाँ पे 3-4 बच्चियाँ ऐसी जो क्लास 9th में थी। विशेषली 3 बच्चियों की बात करूँगा, प्रीति, रोशनी, भारती और एक और लड़की है विशाखा। 4 बच्चियाँ। इन बच्चियों को क्लास 9 से पढ़ाकर इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिखाया गया। वो सड़कें दिखाई गई, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाया गया, वो बैंक दिखाया गया, हॉस्पिटल दिखाया गया विश्वविद्यालय का। इनको देखकर आश्चर्य हुआ। इन्होंने प्रण लिया कि हम वहाँ पहुँचेंगे, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का BA का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। न सिर्फ क्वालिफाई किया, बल्कि उन्होंने 91%, 84%, 83%, 81% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वहाँ पर। और झुग्गी झोपड़ी की पहली बच्ची बनी है आज तक के इतिहास में झुग्गी झोपड़ी से, जिन्होंने स्लम एरिया से झुग्गी झोपड़ी से 91% के साथ मेन कैंपस से उन्होंने BA ग्रेजुएशन पूरा किया। आज ये बच्चियाँ MA सेकेंड ईयर में हैं, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं, साथ साथ फिजिक्स वाला से SSC CGL का कोचिंग कर रही हैं। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि फिजिक्स वाला द्वारा इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देकर 30-35 हज़ार रुपये जॉब के लिए भी कह दिया गया है, हायर कर लिया गया है।
तो वो माताएं जो डलिया बीनकर कूड़ा बीनकर काम करती थी, वहाँ के बच्चे जहाँ 12-13 साल में लड़कियाँ भाग जाती थी और 14-15 साल में 2-3 बच्चों की माता बन जाती थी और पूरा जीवन संघर्षमय गुजारती थी, वहाँ के बच्चे इस परंपराओं को तोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बेटियाँ नौकरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। लोगों का विश्वास ये जग रहा है कि नहीं, पहले जहाँ कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, घरकार हो, कूड़ा बीनना तुम्हारा काम है, कूड़ा ही बीनोगी, आज ये बच्चियाँ 3-3 हज़ार रुपया बाल टीचर्स पा रही हैं और इनके इस मिथक को, इनके इस भ्रम को तोड़ रही हैं और एक नई दुनिया में जाने का सपना देख रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी आपने देखी हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं जिस तरीके से, हालांकि सरकार भी इस तरीके की योजनाएं चला रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि जो लोगों के मन में ये तमाम आशंकाएं थी या लोग कहते थे या फिल्मों में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से स्लम एरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ के बच्चों की आखिर दिनचर्या क्या होती थी, आगे चलकर वो बच्चे अपने जीवन में करते क्या थे, ऐसे तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो भी हमारे पास है कि आखिर स्लम एरिया में किस तरीके से शिक्षा की अलग जगाई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक कुमार दुबे जी थे, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके से ये स्लम एरिया में इन्होंने शिक्षा की नई ज्योत जलाई है, हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।